Yes, hello students. Uh, Now our chapter has been completed, and we are going to discuss few doubts sent by a student. Okay, it is of assignment question number 20. Question number 20. And the question is the oxidation number of cobalt in the oxidation नंबर ऑफ कोबाल्ट इन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है और किस चैप्टर में सॉरी किस कंपाउंड में फाइंड आउट करना है KCO4 यहाँ, ठीक है, इसमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास रूल है, तो हम कोबाल्ट को लेट सपोज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज़ X. Potassium is always +1 because it is of first group element. Cobalt is unknown. X. CO is a group of atom which have zero charge. CO is group of atom having zero charge equal to 0, therefore X equal to -1. ठीक है, ये अनयूजुअल है। जर्नली मेटल्स हैविंग जीरो चार्ज, लेकिन आपको बताया था वो जर्नल है, मतलब मिनिमम स्टेट जो होता है जनरली मिनिमम स्टेट ऑफ मेटल्स इज़ ज़ीरो, बट इन रेयर केस इट मे बी नेगेटिव। और ये नेगेटिव इसलिए है बिकॉज पोटेशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कोबाल्ट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पोटेशियम। तो पोटेशियम तो +1 ही रहेगा ऑलवेज, और अगर ये +1 है तो ऑब्वियसली कोबाल्ट को क्या होना होगा, -1 होना होगा। तो जनरली मेटल्स के पास जीरो चार्ज आता है मिनिमम, और मैक्सिमम में तो उसकी लिमिट अपने सबकी अलग अलग है, किसी का +1 हो सकता है, +2, 5, 7 तक भी, 8 तक भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन माइनस चार्ज जनरली मेटल्स पर नहीं होते हैं। ठीक है, जनरली नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज कभी होगा ही नहीं। ठीक, और इसके ऑप्शंस में कहीं जीरो लिखा भी नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, इसलिए -1 लिखा हुआ है, -1 आंसर है। बाकी +3 है, +1 है, -3 है, तो उनमें से तो कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मेटल वही मैंने बताया था, और जो आपको जो टेबल लिखवाया हुआ है उसमें जर्नल है, वो जर्नल ऐसे तो जनरली आयरन का स्टेट क्या होता है, मैक्सिमम +3 होता है जर्नल केसेस में, लेकिन किसी कंपाउंड में उसका +4, 5 और 6 तक भी जा सकता है। आयरन +6 तक शो कर सकता है, लेकिन वो जर्नल नहीं है, वो अनयूजुअल है। तो अनयूजुअल तो आंसर आ सकते हैं। तो अनयूजुअली मेटल हैव नेगेटिव चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द Ki एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2O7 reacts with Ki, then what will be the oxidation state of chromium in final product। अब आपको ये क्लियरली लिखवाया हुआ है, फिक्स्ड है, लिखवाया हुआ है आपको कि H पॉजिटिव की मीडियम यानी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में K2Cr2O7 का क्रोमियम ऑलवेज +3 स्टेट में कन्वर्ट होता है, फ्रॉम +6 ऑलवेज इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम क्रोमियम +6 से +3 में ही कन्वर्ट होगा, कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जिसमें यह किसी और स्टेट में कन्वर्ट होगा, +6 to +3 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि आंसर क्या आ जाएगा, +3 स्टेट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फिक्स्ड है। KMnO4 का आपको बताया हुआ है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में ही कन्वर्ट होता है ऑलवेज। बेसिक मीडियम में वो +7 से +4 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी का है, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में क्या कहता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 reduced by 1 mole of Ki in alkaline medium। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो वी हैव टू नो द रिएक्शन, हमें अभी रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे मैंने लिखवाया हुआ इन एसिडिक मीडियम,
मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिक्स्ड है। इन बेसिक मीडियम मैग्नीज +7 से +4 स्टेट में कन्वर्ट होता है। इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल यानी H2O, और वीक बेसिक मीडियम क्या होता है, Mn +7 से +6 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है अभी आपको। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा KMnO4 प्लस Ki बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीन्स बेसिक, एल्कलाइन का मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो OH नेगेटिव की प्रेजेंस में अब क्या होगा, मैग्नीज तो बनेगा +4। अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है, आयोडीन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में I2 बनाता है और यहाँ ये बनाता है IO3 नेगेटिव, ठीक है। पोटेशियम का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है, हम तो उसी से सॉल्व कर लेंगे। हमें तो बैलेंस ही तो करना है, तो बैलेंस के लिए सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो ये +7 से +4 यानी इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 3 से, और ये -1 से 3 दूनी +5 ये -1 से +5 मीन्स एन फैक्टर 6। तो इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 6। तो हम क्या करेंगे, इसे 6 से और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी इसका स्टोकियोमेट्री 6। अब मैंने आपको क्या बताया था, मोल्स हम कैसे लिखते हैं, हम मेथड पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोकियोमेट्री, या बताया था कि इसके एन फैक्टर को इससे डिवाइड कर दो और इसके एन फैक्टर से इसको डिवाइड कर दो, इसके मोल्स को, तो इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर 3, ठीक है, या इसका स्टोकियोमेट्री, बात वही है। क्यों, क्योंकि इसका एन फैक्टर इसका स्टोकियोमेट्री बनता है और इसका एन फैक्टर इसका स्टोकियोमेट्री बनता है, इसलिए। चलिए तो अब मोल्स तो लिख लेते हैं। ये मोल्स KMnO4 अननोन है, ठीक है, और x/6 इक्वल टू, इसके मोल्स गिवन है 1 मोल 1/3, देयरफॉर x इक्वल टू 6/3 यानी 2, ठीक है। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, जो भी बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको अभी कुछ लर्न करना पड़ेगा, लर्न करोगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हमें, और अभी रिसेंटली आपको ये लर्न करना है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस में गिवन होगा, ठीक, कि किसका क्या प्रोडक्ट बनता है। हाँ, KMnO4 वगैरह, K2Cr2O7 ये सब गिवन नहीं होगा, लेकिन आयोडीन वगैरह का गिवन होगा। और अगर गिवन नहीं है तो यही होंगे जो हमने लिखवाए हुए हैं, ठीक है। वैसे ये 12th क्लास का पार्ट है, 12th क्लास में आप इन्हें स्टडी करोगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 40 का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद एक्सेस Ki, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद एक्सेस Ki एंड प्रोड्यूस I2, ठीक। और ये आपने पढ़ा होगा, मैंने आइडोमेट्री में लिखवाया हुआ है। आइडोमेट्री में कोई भी Ki के एक्सेस Ki के साथ रिएक्ट करता है, और कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कॉपर +2 से किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर +1 में कन्वर्ट होगा। कॉपर 1+ को आप लिख सकते हैं Cu2I2, क्या लिख सकते हैं, Cu2I2, क्योंकि इसमें कॉपर क्या होगा +1, 2x - 2, 2 आयोडीन के लिए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +1, तो ये +1 स्टेट है, ठीक है। तो कॉपर 2+ से +1 बिकॉज इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। आइडोमेट्री की बात कर रहे हैं, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ आइडोमेट्री। एक बार आइडोमेट्री देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये जो I2 प्रोड्यूस होता है, ये I2 किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, हम इसे स्टार्च के कॉन्टैक्ट में रखते हैं एज इंडिकेटर, और हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3, और इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, एक तो बनता है NaI, क्यों, क्योंकि ये 0 से -1 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है Na2S4O6, ये सल्फ़र +2 से +2.5 में कन्वर्ट होता है, यानी आयोडीन का रिडक्शन हो जाता है और इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस तरह का। अब उसी में 4 ऑप्शन लिखे हुए, उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आप स्टेटमेंट पढ़ते ही सॉल्व कर लेंगे इसे। पहला लिखा इवॉल्व I2,
तो I2 तो इवॉल्व जो होता है, I2 इवॉल्व इज रिड्यूस्ड, डेफिनेटली I2 जब प्रोड्यूस होता है, इवॉल्व I2 यहाँ पर क्या करता है, हाइपो के साथ रिएक्शन करके रिड्यूस हो जाता है, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा कहता है CuI2 इज़ फॉर्म्ड, नहीं CuI2 नहीं बनता है, क्या बनता है, Cu2I2 बनता है, तो बी आंसर करेक्ट है, यानी कि ये मतलब बी आंसर है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Na2H2O3 इज ऑक्सीडाइज, अब देखिए Na2H2O3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, +2 से 2.5 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। उसके बाद Cu2I2 तो बन ही रहा है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि Cu2I2 नहीं फॉर्म होगा। क्यों नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, इट अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, वन शुड बी रिड्यूस्ड, तो रिडक्शन होना ही चाहिए। और अगर हम 2+ का 2+ रख देंगे, अगर मैं Cu2 रख देता हूँ तो कॉपर X 2 आयोडीन, तो X क्या आएगा, +2, यानी +2 से +2, ये तो +2 है, और +2 से ही अगर +2 रहेगा तो ये फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सिंगल ऑक्सीडेशन पार्टिसिपेट नहीं करता, और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इसलिए ये आंसर Cu2 यानी फॉर्म्ड नहीं होगा। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, मतलब फॉर्म्ड होगा, ये वाला बी देख लेना, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है ऑफ क्रोमियम इन, और एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स गिवन है, लिख लेते हैं K3Cr(C2O4) थ्राइस, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, बीइंग ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इट हैज़ +1 स्टेट, प्लस क्रोमियम अननोन X, C2O4 इज़ ग्रुप ऑफ एटम, C2O4 एक ग्रुप ऑफ एटम है और ऑक्सिलेट होता है ये, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज लिखवाया हुआ है, ग्रुप ऑफ एटम, तो इट हैज़ 1 आयन हैज़ 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर 3 हैं, तो इसका मतलब 3 × -2 और इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है, मतलब स्फेयर पर कोई चार्ज नहीं है पूरे टोटल पर, तो ये 3 + X प्लस ये हो जाए, सॉरी माइनस हो जाएगा, 6 = 0, देयरफॉर X = +3, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है, +3 आंसर है। अब देखिए आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जो इसके ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 4 एंड +2 रेस्पेक्टिवली, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, रेस्पेक्टिवली है। दूसरा है 6 एंड +3, तो ये आंसर क्यों, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर है। 3 एंड -3 रेस्पेक्टिवली, ये भी नहीं हो सकता। डी 3 एंड 0, ये भी नहीं हो सकता। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो लर्न करना ही नहीं है, ना हमें कुछ देखना है उसके बारे में, हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ, ये 12th क्लास में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, जो पढ़ोगे ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड और प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स, ठीक है। तो 12th क्लास में पढ़ोगे ये सब चीज़ें, ये चैप्टर है पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है, आयन है, और ये जो साथ में इसके रखे हुए हैं इन्हें लिगेंड्स कहते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा जो कुछ होता है उसे क्या कहते हैं, लिगेंड। तो ये लिगेंड कितने हैं, ये एक दिख रहे तो 3 है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, ये एक कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है। ए 1 लिगेंड फॉर्म 2 बॉन्ड्स, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सभी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी है, ऑक्सिलेट की क्वालिटी है, इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो 2 और 3 हैं, तो 3 × 2 का टोटल 6। मैंने कहा ना आपको सॉल्व नहीं करना है अभी, ये
पूरा कंसेप्ट है, पूरा चैप्टर है। इस कंप्लीट चैप्टर को हम यहाँ नहीं पढ़ सकते, 12th का चैप्टर है, 12th क्लास में पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको सॉल्व ही नहीं करना होगा, क्योंकि दूसरे साथ में कोऑक्सीडेशन नंबर ही सॉल्व करके, बाकी किसी में +3 नहीं है। इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, और सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको। कभी अगर ऐसा आता है कि दो ऑप्शन एक जैसे हैं, यानी +3 2-3 उसमें लिखा हुआ ऑप्शंस में, तो बताइएगा, अदरवाइज ऐसे मिलेगा नहीं अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 के बाद है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 इसमें पूछा गया है द इक्विवेलेंट वेट, द इक्विवेलेंट weight of FeC2O4 in below reaction, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, FeC2O4 gives iron 3 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी का भी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये आपको लिखवाया हुआ है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में। इन्होंने ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, मोलर मास को m एज्यूम किया हुआ है, मोलर मास ऑफ Fe2C2O4 इज़ m। तो हमें बस डिवाइड बाय क्या लिखना है, n फैक्टर लिखना है, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शंस m की टर्म्स में है, ठीक है। जैसे ऑप्शन क्या है, m/3, ऑप्शन है m/6, m/2, m/1, C एंड D, ठीक है, इस तरह से है। तो m की टर्म्स में है, तो मोलर मास को उन्होंने m लिया हुआ है। अब n फैक्टर सॉल्व करना है, ठीक है, तो n फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, n फैक्टर यहाँ पर आयरन +2 स्टेट, आयरन 3 प्लस, कार्बन +3, कार्बन +4। इसका मतलब इसमें दोनों ऑक्सीडाइज हैं, और आपको बताया था जब दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या करते हैं, n फैक्टर को ऐड कर देते हैं, n फैक्टर ऑफ आयरन प्लस n फैक्टर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आयरन का n फैक्टर क्या होगा, +2 से +3 1 प्लस, अब कार्बन है +3 से +4 एक के लिए एक, लेकिन यहाँ तो 2 कार्बन है 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि n फैक्टर पर मॉलिक्यूल होता है। तो ये तो आयरन एक ही था, लेकिन यहाँ कार्बन 2 हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल 3, तो m/3 यानी कि आंसर ए। क्लियर। तो n फैक्टर करेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक। n फैक्टर करेक्ट सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट मास, नॉर्मेलिटी या बैलेंसिंग सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ करेक्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। चलिए ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, मोलर मास m एज्यूम किया हुआ है, डिवाइड बाय बस हमें n फैक्टर लिखना है, और n फैक्टर आपको लैंग्वेज लिखवाई हुई है, बताया हुआ भी है। इफ़ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स अंडरगोज इन रिडक्शन और इन ऑक्सीडेशन, तो उनको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। इफ़ सम अंडरगोज इन रिडक्शन एंड फ्यू अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन, तो उनका क्या कर देते हैं, डिफरेंस ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। यानी एक ही मॉलिक्यूल के कुछ एटम्स अगर रिडक्शन है और दूसरे एटम्स भी रिडक्शन है तो ऐड, कुछ एटम ऑक्सीडेशन है और दूसरे एटम्स भी ऑक्सीडेशन है तो ऐड, और अगर कुछ एटम्स रिडक्शन है और फ्यू एटम्स और ऑक्सीडेशन तो उनका डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन 71 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन Fe इन Na2 Fe CN5NO इज़, सॉल्व करना हमें आयरन का स्टेट, ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सोडियम बिकॉज ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ये बीइंग ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, इसका स्टेट क्या होता है, +1, 2 सोडियम है। आयरन अननोन, आयरन का स्टेट CN इज़ ग्रुप ऑफ एटम, आपको बताया था ग्रुप ऑफ एटम होता है CN इज इट हैज़ 1 नेगेटिव चार्ज, CN इज़ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग 1 नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा 5 × -1। NO के बारे में आपको लिखवाया हुआ है, व्हेन NO प्रेजेंट विद आयरन, आयरन के साथ जब प्रेजेंट होता है इट हैज़ +1 स्टेट, और अगर ये किसी और के साथ है तो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 2 + x, और ये हो जाएगा -5 + 1 = 0, तो 3, यानी कि x = क्या आ जाएगा 2, x = 2 आंसर आ गया, ठीक है, यानी कि ए आंसर
ए ऑप्शन में लिखा हुआ है +2, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये याद रखना है, मैंने लिखवाया हुआ है आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल्स में कि NO इज ग्रुप ऑफ एटम हैविंग +1 चार्ज विद आयरन वैन कंबाइंड विद आयरन प्रेजेंट विद आयरन, लेकिन अगर किसी और एलिमेंट के साथ है वैन इट इज़ प्रेजेंट विद अदर एलिमेंट इट इज़ न्यूट्रल। NO न्यूट्रल होता है विद अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 इसमें लिखा हुआ है फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल KMnO4 the number of moles of H2O2 रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई मीडियम वगैरह नहीं दिया हुआ है। जब कोई मीडियम नहीं होता है तो Mn2+ सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैग्नीज का 2+ स्टेट कलरलेस होता है। ठीक है, यानी आप ऐसा समझिए, ऐसे अगर कुछ नहीं लिखा है यानी डीकलराइज लिखा है तो डीकलराइज मीन्स प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, लाइक एसिडिक मीडियम। ठीक, लाइक प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब मान के चलिए कि वो एसिडिक मीडियम जैसा है, इसका मतलब है रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा KMnO4 + H2O2। ठीक, हम इसे रिएक्शन लिखे बिना भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे चलिए हम रिएक्शन लिखते ही नहीं हैं, बैलेंस ही नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं सीधा लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, क्योंकि एंड पॉइंट आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। ठीक है, और दोनों के ही मोलरिटी वगैरह गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, दोनों के लिए ही। ठीक, तो KMnO4 के मोल्स कितने हैं, 1 और एसिडिक मीडियम बताया इट इज़ लाइक एसिडिक मीडियम, और अभी बताया एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, +7 स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, +2 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और ये डीकलराइज फॉर्म होती है जिसमें कलर नहीं होता है, तो n फैक्टर 5। ठीक है, +7 से +2 5, n नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है, और n फैक्टर ऑफ H2O2 आपको बताया था, जब n H2O2 टेक पार्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन, इसका n फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। ठीक, चलिए तो अब आंसर क्या आ गया, n = 5/2, n = 5/2, यानी कि ये 5/2 C ऑप्शन में लिखा हुआ है, C आंसर आ गया 5/2। ठीक है, और आप इसे बैलेंस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें ऐसा नहीं लिखना, हमें तो बैलेंस करना है इक्वेशन को, तब भी यही आंसर आएगा। KMnO4 रिएक्ट्स विद H2O2, इसका n फैक्टर 5 और इसका n फैक्टर 2, ये बनेगा मैग्नीज 2 पॉजिटिव। ठीक है, और ये अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज, यानी ये बनेगा O2, तो n फैक्टर 2 ही आना है H2O2 का, चाहे वो रिड्यूस हो या ऑक्सीडाइज हो। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे इससे मल्टीप्लाई, यानी इसका स्टोकियोमेट्री 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 को 2 से डिवाइड करेंगे इसके n फैक्टर से, और इसका स्टोकियोमेट्री 5, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इसे इसके स्टोकियोमेट्री या इसके n फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया। तो n फैक्टर से डिवाइड डायरेक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बैलेंस करने की भी रिक्वायरमेंट, बात वही है। अभी ये सॉल्व करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू 5/2, इसके 1 मोल दिए हुए हैं, तो बस आंसर 5/2। तो आंसर तो वही आना है, आप चाहे बैलेंस करके सॉल्व करें, ठीक है, या आप उसे विदाउट बैलेंसिंग सॉल्व करें, यानी विदाउट बैलेंसिंग मतलब बिना विदाउट राइट डाउन द रिएक्शन नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पर, यानी कि इक्विवेलेंस मेथड के बेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए और सॉल्व करिए, मैं और क्वेश्चन सेंड करता हूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए टाइट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो सॉल्व करिए। चलिए यहाँ स्पेस बचाओ, मैं थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल और बता देता हूँ आपको, इसमें डाउट नहीं है, वो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है,
मोलैरिटी ऑफ किसी भी प्योर सब्सटेंस का, प्योर वाटर हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। नहीं भी लिखा होगा तब भी ऑब्वियस है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। अब आप कहेंगे मोलैरिटी तो सॉल्यूशन की होती है, नहीं, मोलैरिटी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब अगर प्योर है तो प्रेजेंट इन वॉल्यूम, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, यानी कि हम सिर्फ सॉल्यूशन में ही सॉल्व नहीं करते, आप प्योर को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो अगर 1 ml का मास 1 ग्राम है, 1 ml, ये मीनिंग यही है ना, 1 ग्राम पर ml का मीनिंग क्या हुआ, 1 ml हैज़ मास इक्वल टू 1 ग्राम, 1 ml का मास 1 ग्राम है, देयरफॉर 1 लीटर सिंस देयरफॉर, ठीक है। तो 1 लीटर हैज़ मास कितना होगा, ऑब्वियसली 1000 ग्राम। अगर 1 ml में मास 1 ग्राम है वाटर का, तो 1 लीटर में कितना होगा, तो ठीक है 1000 ग्राम अपॉन 18 डिवाइडेड बाय 1 लीटर। 1 लीटर, 1 लीटर ही क्यों लिया, क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस इन लीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना, मतलब हमने 1 लीटर वाटर मान लिया, तो 1 लीटर वाटर में 1000 ग्राम वाटर प्रेजेंट है, 1 लीटर वाटर का वेट कितना होगा 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18, और 18 क्यों, क्योंकि मोलर मास, गिवन मास को नंबर ऑफ मोल्स लिखना है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसका आंसर आएगा 55.55 मोलर, यानी प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है 55.55 होती है, यानी उसके 1 लीटर में 55.55 मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। यानी 1 लीटर वाटर अगर आपने लिया है, 1 लीटर वाटर की बोतल है या जो भी है, उसमें इतने मोल्स वाटर के प्रेजेंट होंगे 55.55, और मॉलिक्यूल सोल्व करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में है, उस बोतल में है जिसमें 1 लीटर वाटर है, ठीक है, वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो मोलैरिटी आप किसी भी प्योर सब्सटेंस की सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सॉल्यूशन की ही मोलैरिटी सॉल्व करेंगे, मोलैरिटी आप ऐसे भी लिख, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय प्रेजेंट, या ऐसा कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम, ऐसा भी लिख सकते हो पर लीटर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चाहे वो सॉल्यूशन का हो, प्योर का वॉल्यूम हो, मिक्सचर का वॉल्यूम हो, या कैसा भी वॉल्यूम हो, ठीक है, तो आप मोलैरिटी इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और डाउट भेजिए, ठीक है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अब कंटिन्यूस यही होना है अप टू टेस्ट, ठीक है। डाउट क्वेश्चन सॉल्व करिए, डाउट भेजिए, और हम डाउट को डिस्कस करेंगे, ठीक। और कोई इशू है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो डू हार्ड वर्क, do more questions, do more practice, and send your doubts. Okay, thank you, good day.